अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में आपने जनरल सा एक व्यू लिया हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन अ फंक्शनल ग्रुप विच इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपके पास बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप से मिलकर बना है, और कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये दो ग्रुप्स मिलते हैं तो कार्बोक्सिल ग्रुप बनता है। यानी इस कार्बोक्सिल ग्रुप में कार्ब का लफ्ज़ कार्बोनिल से निकला है जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लिंकेज वाला ग्रुप है, और दूसरा ऑक्सिल जो लफ्ज़ यहाँ आप देख रहे हैं कार्बोक्सिल में, वो ऑक्सिल लफ्ज़ हाइड्रोक्सिल के ग्रुप से निकला है, OH के ग्रुप से। तो दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लास जनरेट होती है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय नेचर देखें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक एलिफेटिक और दूसरा एरोमेटिक। वेदर आपके पास ये COH का ग्रुप किसी भी चेन के साथ अटैच हो, चाहे वो अल्काइल सिस्टम के साथ अटैच हो तो एलिफेटिक, अगर वो एराइल सिस्टम के साथ अटैच है तो वो एरोमेटिक की क्लास में कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि एलिफेटिक सिस्टम में आप RCOH को ग्रुप में देखेंगे, यानी R कोई भी अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन कंटेनिंग भी हो सकता है। इसी तरह एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर हमारे कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ AR का ग्रुप लगेगा। AR इज़ बेसिकली फेनाइल ग्रुप, जो हमारे पास रिंग सिस्टम्स होते हैं तो उन्हें हम एराइल ग्रुप भी कहते हैं, फेनाइल भी कहते हैं। तो ये आपके पास एरोमेटिक की क्लास में आएंगे। अब फर्दर अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्लासेस मजीद भी क्लासीफाई की जाती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द नंबर ऑफ द COH ग्रुप। यानी अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है तो मोनो, दो हैं तो डाई, तीन है ट्राई, और अगर एक से ज़्यादा हैं, दो से ज़्यादा हैं तो पोली कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम उन्हें कंसिडर करेंगे। लाइक वी हैव एन एग्जांपल कि एलिफेटिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? एलिफेटिक से मुराद ये है कि आप जो है स्टेट चेन स्ट्रक्चर की बात करें हैं, रिंग सिस्टम की बात नहीं करें। और मोनो से मुराद है कि आपके पास एक ऐसे कंपाउंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कंसिडर करेंगे जिसमें एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होगा। लाइक आप देख सकते हैं कि एक कार्बन पर मुश्तमिल ये जो एसिड है जिसके R के ग्रुप में हमने हाइड्रोजन को अटैच किया है और बराबर वाले कंपाउंड में आप R एक कार्बन पर मुश्तमिल देख रहे हैं, तो ये आपके पास मेथानोइक एसिड है जिसे कॉमनली फॉर्मिक एसिड कहते हैं, और ये एथानोइक एसिड है, इसे हम कॉमनली एसिटिक एसिड कहते हैं। तो बेसिक पर्पस यहाँ पर देखने का ये है कि आपके पास एक COH ग्रुप है तो ये एलिफेटिक मोनो के केस में कंसिडर होगा। इसी तरह एलिफेटिक में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी होते हैं जिसमें एक ही कंपाउंड में आपको दो COH के ग्रुप्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे कॉमनली ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं और सेकंड नेम है इसका इथेन डायोइक एसिड। इसी तरह इसमें तीन आपके पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और दो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इसे प्रोपेन डायोइक एसिड कहते हैं और कॉमनली मेलोनिक एसिड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एलिफेटिक सिस्टम का सिस्टम था। एरोमेटिक सिस्टम में क्या है? एरोमेटिक में आपके पास मोनो का केस भी है कि जिसमें एक COH का ग्रुप लगा हो, तो आपने चैप्टर 9 में ये बेंजोइक एसिड के नाम से ये कंपाउंड बारहा स्टडी किया है। एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इसी रिंग सिस्टम में दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ग्रुप लगे हुए हैं और इसका नाम बनता है 1,2 हाइफन बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कॉमनली कॉल्ड एज दी थैलिक एसिड। P साइलेंट है यहाँ पर। तो ये एरोमेटिक सिस्टम से ताल्लुक़ रखने वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड है। नॉमनक्लेचर पर देखें तो नॉमनक्लेचर में हम सबसे एक कॉमन चीज़ यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं। एग्जांपल्स बताएं, व्हाट आर फैटी एसिड्स, गिव एग्जांपल्स। तो एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम कॉमनली फैटी एसिड्स कहते हैं, जो कि आपने अभी ऊपर पढ़ा कि एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो उन्हें हम जो है फैटी एसिड्स कहते हैं बिकॉज द हायर मेंबर ऑफ दीज सीरीज सच एज पामेटिक एसिड जिसका फार्मूला है C15H31COH एंड स्टेरिक एसिड C17H35COH, ये आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स से ऑब्टेन होते हैं, इसीलिए हम इन्हें फैटी एसिड्स कहते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर फैटी एसिड्स, गिव एग्जांपल्स, तो आप पामेटिक और स्टेरिक एसिड की एग्जांपल इस क्वेश्चन में कोट करेंगे। नाउ द पॉइंट इज कि नॉमनक्लेचर के दो वेज होते हैं, एक कॉमन मेथड और एक आयोपेक सिस्टम। कॉमन मेथड में आयोपेक से डिफरेंट होता है और कॉमन मेथड में हम किसी सोर्स पर बात करते हैं, यानी कॉमन मेथड में जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका नाम सोर्स की बुनियाद पर रखा गया है जहाँ से वो आइसोलेट किए जाते हैं। लेट सपोज कि हम सबसे कॉमन सी बात करें, ये जो एंड्स होती हैं इनकी बाइट से हमें फॉर्मिक एसिड मिलता है और लैटिन ज़ुबान के अंदर इसे फॉर्मिका कहा जाता है, एंट, क्योंकि ये एंट से
हासिल हो रहा है और उसे लैटिन ज़ुबान में फॉर्मिका कह रहे हैं, तो उसी सोर्स से इसका नाम फॉर्मिक एसिड रखा गया। यानी इसे सबसे पहले रेड एंट्स की डिस्टिलेशन से हासिल किया गया। इसी तरह हमारे पास सेकंड जो एसिड है वो एसिटिक एसिड है, जिसे विनीगर से, जो कॉमनली हम घरों में यूज़ करते हैं, उससे आइसोलेट किया गया है और लैटिन ज़ुबान में विनीगर एसिटम को कहते हैं, तो उससे ये लफ्ज़ एसिटिक एसिड निकला है। इसी तरह थर्ड जो है ब्यूटारिक एसिड है, जो बटर से हासिल होता है और बटर को ब्यूटायरम कहते हैं, वहाँ से ये नेम डिराइव हुआ। यानी सोर्स मैटर करता है कॉमन नेम में कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम कैसे देंगे। इसी तरह आयोपेक सिस्टम में अगर हम देखें तो आयोपेक सिस्टम में आपने एक वर्ड जहन में रखना है, अल्कानोइक एसिड। अब अल्का में एक कार्बन वाला हो, दो कार्बन वाला हो, तीन कार्बन वाला हो, आपने कंपाउंड में कार्बन गिनकर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम लिखना है और साथ ओइक एसिड लगा देना है। तो आयोपेक सिस्टम में हम इस तरह से ये नेम देते हैं नॉमेनक्लेचर में। तो इसको देखते हैं कि फर्दर कुछ टेबल में भी आपको कुछ समझ आएगी कि किस तरह से काम हो रहा है। यानी आपने एंड पर ओइक एसिड लगा देना है अपनी चेन के कार्बन्स को गिनकर। अरेबिक न्यूमरल्स में इसकी पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को डिनोट किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की अपनी जो कार्बन है, इसको आप जब भी नंबरिंग करेंगे तो ये 1 कंसिडर होगी और साथ वाली 2, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो इस तरह हम वेराइटी देखते हैं। ये एक टेबल है जिससे आप कॉमन और आयोपेक सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये एक कार्बन वाला एसिड फॉर्मिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, ये प्रोपानोइक एसिड है और 4 बार आपके पास ब्यूटारिक एसिड है। और अगर यही 4 कार्बन्स आइसो की फॉर्म में हो तो आइसो ब्यूटारिक एसिड। और अगर आप आयोपेक सिस्टम में देखें तो आपने अभी देखा कि अल्कानोइक एसिड के अकॉर्डिंग हम नाम देते हैं, क्योंकि एक कार्बन पर मुश्तमिल है ये कंपाउंड, तो इसे आप मेथानोइक एसिड कहेंगे, 2 वाले को एथानोइक, 3 वाले को प्रोपानोइक, 4 वाले को ब्यूटानोइक और 4 अगर आपके पास कोई स्ट्रेट चेन फॉर्म में नहीं है, आइसो फॉर्म में है, तो फिर आप उसे जो है सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग नेम देंगे। यानी आपके पास 3 कार्बन वाली लिस्ट जो है वो सिलेक्ट होगी और एक कार्बन आपके पास जो है सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगी और वो कार्बन नंबर 2 पर मौजूद है, तो आप 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड इसे कंसिडर करेंगे। नॉमेनक्लेचर के बाद जो हम देखेंगे वो है मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, कि किन किन ज़राए से, किन किन तरीके से और किन किन क्लासेस से हम इन्हें बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। सो सबसे कॉमन हम मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल और एल्डिहाइड्स ये दोनों ज़रिया हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। आपने एक ऑक्सीडेशन ट्रेन स्टडी की थी जिसमें आप एक जितने भी कार्बन वाला अल्केन है उससे आप अल्कोहल बना सकते हैं ऑक्सीडेशन पर। वो भी कैसे कि सेम कार्बन है तो ऑक्सीडाइजिंग मीडियम यूज़ करेंगे तो आपके पास वही उतने ही कार्बन वाला अल्केन अल्कोहल बना देगा और अल्कोहल जो है उतनी ही कार्बन के साथ एल्डिहाइड बनाता है ऑक्सीडेशन पर, और वही एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। अगर आप उस चीज़ को रिमेंबर रखें तो आप ये पॉइंट बहुत आसानी से मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है प्राइमरी अल्कोहल हो या आपका कोई एल्डिहाइड हो, तो दो ज़राए हैं। प्राइमरी अल्कोहल हो आर है तो जनरल रिएक्शन है ये, जिसमें ऑक्सीडेशन के लिए हमने एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल किया तो उतनी ही कार्बन वाला हमें एल्डिहाइड मिला, जिसे दोबारा वही कंडीशन दी और फर्दर ऑक्सीडाइज किया तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। अब यहाँ पर आप ये सेकंड में ये जो है एग्जाम्पल के साथ देख रहे हैं कि आर की जगह हमने कार्बन को पुट कर लिया है, तो आप एथानॉल से एथनल और एथनॉल से एथानोइक एसिड हासिल कर रहे हैं। दूसरा एल्डिहाइड से अगर आपने एसिड बनाना है तो वो सिंगल स्टेप में हो जाएगा। अल्कोहल से हमें 2 स्टेप में काम करना पड़ेगा। एल्डिहाइड से हम एक ही स्टेप में काम कर लेंगे कि एल्डिहाइड्स में आप किसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करें, जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट, जो कि प्रीवियस चैप्टर नंबर 12 में आपने स्टडी किया, दैट इज़ कॉल्ड अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो वो आप जब ऑक्सीडाइजिंग मीडियम के तौर पे यूज़ करते हैं तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली उतने ही कार्बन वाले एसिड में। तो ये एक सिंपलेस्ट वे है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। सेकेंड हमारे पास जो सोर्स है वो है अल्केन नाइट्राइल्स। अल्केन नाइट्राइल्स क्या हैं उनको पहले देखते हैं, फिर हम इसका तरीकाकार समझेंगे कि इससे कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तमाम वो कंपाउंड जिसमें सायानाइड का ग्रुप हो, यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का ग्रुप मौजूद हो, उन्हें हम नाइट्राइल्स कहते हैं। अब इन नाइट्राइल्स की जो हाइड्रोलिसिस होती है उसके लिए हमें एसिड या अल्कली चाहिए होता है। उसके साथ जब इसे बॉयल किया जाता है तो हमारे पास फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लास जनरेट होती है, लाइक आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ये अल्केन नाइट्राइल है जिसमें आप वाटर डालेंगे, बॉयल करेंगे एसिडिक या बेसिक मीडियम की मदद से, तो ये सी एन का ग्रुप डायरेक्टली COH में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ आपके पास अमोनिया गैस निकलेगी। और अगर R की जगह आप कोई अल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं तो वाटर और HCl की मौजूदगी में ये CN का ग्रुप जो है COH में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ जितनी भी कार्बन्स होंगी वो चेन का हिस्सा बनी रहेंगी और आपको रिस्पेक्टिव एसिड बना कर देंगी, और साथ अमोनियम क्लोराइड जनरेट होता है। यही अल्केन नाइट्राइल्स जो है कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं। ये अल्केन नाइट्राइल्स की प्रेपरेशन अगर आप देखें तो हम इसे अल्काइल हैलाइड और पोटेशियम साइनाइड की मदद से बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्कोहलिक मीडियम।
तो ये पोटाशियम यहाँ से X ग्रुप को ले जाएगा, पोटाशियम हाइलाइट बनाएगा और R और CN जो है ज्वाइन करके हमारे पास अल्केन नाइट्राइल बनाकर देते हैं। इस पॉइंट का फ़ायदा ये है कि इसमें जो एसिड प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट में, उसमें हमेशा एक इजाफी कार्बन हमें मिलती है, यानी आप जितनी कार्बन वाले से अल्केन नाइट्राइल से काम करेंगे आपको एक इजाफी कार्बन प्रोडक्ट में मिलेगी। तो ये एक बड़ा इफ़ेक्टिव वे है इसकी अल्केन नाइट्राइल से काम करने का। तीसरा है जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो तो उसमें आप ईथर की मौजूदगी में, ड्राई ईथर की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो फर्दर एसिडिक मीडियम में जाकर अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बना कर देता है। तो ये आप प्रीवियसली कई दफ़ा देख चुके हैं कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो कार्बन पॉजिटिव है, बाकी ये नेगेटिव हैं, तो ये आपके पास ये मेटल पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव हैं, तो कार्बन इस पर हमला करेगी और कार्बन CH3 कार्बन के साथ जुड़ जाएगी नेक्स्ट में जाकर, और जो नेगेटिव हिस्सा है ऑक्सीजन का जिस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसके साथ मैग्नीशियम और ब्रोमो ग्रुप लग जाते हैं, और फर्दर जब इसे एसिडिक मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर डाला जाता है तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, O के पास हाइड्रोजन आ जाएगी और MgBr के पास जो है OH का ग्रुप आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमें जो है एसिड मिल जाता है। जितनी भी कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप यूज़ करेंगे आपको एक इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये वाहिद हल है हमारे पास कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड डालकर आप अपनी मुतल्लिका चेन का कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस में कैसे काम होता है कि एस्टर्स को बॉयल किया जाता है फर्स्ट विद द बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और रिजल्ट में आपको साल्ट ऑफ एन एसिड मिलेगा। फिर उस साल्ट को आप एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड आप हासिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 4 रिएक्शंस हैं जिसमें पहले 2 रिएक्शंस एक ही रिएक्शन कंसिडर होंगे और जनरल टर्म में आएंगे, और नीचे वाले दोनों को आप एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे जो एक ही रिएक्शन में कैटेगराइज होंगे। ये है आपका एस्टर RCOOR प्राइम, जिसमें आपने पहले बेस डाली है तो ये R और ये OH मिलकर अल्कोहल बना रहे हैं और पीछे बाकी सारा ग्रुप कंबाइन हो जाता है, तो ये RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na यानी सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड बना। अब इसी को आप दोबारा लेंगे और इसमें अब सेकेंड टाइम, पहले आपने बेस डाली थी एस्टर में, अब आप एसिड डालेंगे, तो एसिड में से जो क्लोरो ग्रुप है वो सोडियम को लेकर NaCl बनाएगा और पीछे जो आपका ग्रुप सारा कंबाइन हो जाता है और सोडियम की जगह आकर हाइड्रोजन अटैच होती है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होता है। इसी तरह अगर आप R में एग्जाम्पल पुट कर लें, एक तरफ CH3 ले लें और एक तरफ C2H5 ले लें, तो यहाँ एथानॉल भी बनाएंगे और फाइनली आप जो है एथानोइक एसिड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज द सेकेंड वे, फोर्थ वे ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स बाय विच वी कैन गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट मेथड है बाय द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन किसकी करनी है, आपने अल्कीन्स की क्लास की ब्रेक डाउन करनी है, और किसकी मौजूदगी में ये काम होगा, अल्कलाइन KMnO4, जिसमें डबल बॉन्ड जो है अल्कीन का वो ब्रेक कर जाता है और हमारे पास आसानी से काम होता है। ये रिएक्शन बहुत आसान है कि आपके रिस्पेक्टिव अल्कीन है उसमें आप 4 नेसेंट ऑक्सीजन डालेंगे, हीट करेंगे और आप बेसिक मीडियम यूज़ करेंगे KMnO4 के साथ, और डबल बॉन्ड जहाँ पे भी है वो टूटेगा और उसके दोनों तरफ में जितनी भी कार्बन है उतनी कार्बन वाला आपको एसिड मिलेगा। क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन्स हैं हमारे पास यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, तो हमें एक ही जैसा मिक्सचर मिला है, और अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी तो आपको वैरायटी मिलेगी। सो यहाँ पर आपने बॉन्ड ब्रेक किया तो इधर भी आपके पास 2 कार्बन कंटेनिंग चेन है विद R के साथ, और यहाँ पे भी 2 कार्बन कंटेनिंग चेन है, तो आपने सिंपली RCOH में से कन्वर्ट कर दिया, और नीचे वाले को अगर आप देखें तो 4 कार्बन पर मुश्तमिल ये स्ट्रक्चर है 2 ब्यूटीन। जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से 2 कार्बन पर मुश्तमिल एसिटिक एसिड, और इधर से भी बनाएं तो आप एक ही दफ़ा 2 मॉलिक्यूल्स को मेंशन करेंगे। तो ये 5 मेथड से जिसके थ्रू हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जनरेट कर सकते हैं। किसी पर भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि आप 2-3 मेथड्स बताएं या 4 मेथड्स बताएं, या किसी भी क्वेश्चन को कन्वर्जन की सूरत में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्मेल की बात करें तो ये फर्स्ट 3 जो एलिफेटिक एसिड्स हैं, फॉर्मिक, एसिटिक और प्रोपानोइक एसिड, ये सब कलरलेस होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, पंजेंट स्मेल होती है। इससे नेक्स्ट मेंबर्स पर आए C4 से C6, तो वो कलरलेस लिक्विड्स हैं लेकिन अनप्लेजेंट स्मेल रखते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो जितने भी एलिफेटिक एसिड्स हैं उनमें पहले जो 4 मेंबर हैं छोटे यूनिट्स कंटेनिंग हैं, आसानी से पानी में हल होते हैं। वजह क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लाइक आप पानी में देखें तो पानी में भी पोलर एंड्स हैं, और आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH का ग्रुप लगा हुआ है जिसमें पार्शियल हाइड्रोजन और
पानी में पार्शियल जो है ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन बड़ी होती जाती है, उसमें आर का ग्रुप मोर कार्बन कंटेनिंग होता है, तो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वीक हो जाती है, क्योंकि नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि लोअर अल्कोहल्स आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर। तो वो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आप उसमें बॉन्डिंग बताएंगे और ये डायग्राम भी शो करेंगे। सेकेंडली जो सॉल्युबिलिटी है हमारी वो पानी में कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, वो तो जैसे जैसे आप चेन बढ़ाएंगे कम होगी, और मॉलिक्यूलर मास जितना ही आप इंक्रीज करेंगे वो सॉल्युबिलिटी का फैक्टर कम होता जाएगा। उसकी वजह आपने नॉन पोलर चेन का जो है हिस्सा देखा है। नेक्स्ट है जी थर्ड, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो क्यों बढ़ता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मॉलिक्यूल आपस में इंटरलॉकिंग करके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि दो डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स के दरमियान की बॉन्डिंग, उसे इंटरमॉलिक्यूलर कहेंगे। तो अगर आप इसको कंसिडर करें तो आपके पास यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से इसका स्ट्रॉन्ग भी है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वेरी हाई। तो आप उसमें ये मेंशन करेंगे, रीजन और साथ बनाएंगे। सेकेंडली एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जब भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में लाइक बेंजीन में अगर हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के मास को डिटरमिन करें तो वो हमेशा हमें दुगना मिलता है। वो दुगना क्यों मिलता है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाने के बाद साइक्लिक डाइमर बनाता है, जो आप साथ देख रहे हैं कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर, ये बॉन्डिंग कर रहा है और एक डाइमर क्रिएट कर रहा है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इसकी वजह से मास डबल हो जाता है। और आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बिकम डबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो आप डाइमर और इस डाइमर की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे। जब बॉइलिंग पॉइंट की बात आएगी तो आपने सात वैल्यूज़ के साथ मेंशन करना है कि फॉर्मिक एसिड यानी एक कार्बन पर एसिड का जो इफेक्ट है उसमें बॉइलिंग पॉइंट 100 है। जब दो कार्बन चेन पर मुश्तमिल एसिड है तो 118 हो गया, और जब तीन कार्बन मुश्तमिल चेन हुई तो 141 हो गया। यानी धीरे धीरे ये आपके पास कार्बन नंबर के बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये ट्रेंड आप देखते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड देखें तो मेल्टिंग पॉइंट का इरेगुलर ट्रेंड है। आपके पास मेल्टिंग पॉइंट में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, लाइक वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ द कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, एक इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एक जो है ऑड नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिसमें इवन कार्बन यानी 3 कार्बन वाला आप देख सकते हैं प्रोपानोइक एसिड, 4 कार्बन वाला ब्यूटानोइक एसिड और 5 कार्बन वाला पेंटानोइक एसिड। अगर आप इसके मेल्टिंग पॉइंट को देखें तो ये -22 है, ये -6 है और इसका -36 है। अगर आप कंपैरिजन करें तो इवन का मेल्टिंग पॉइंट जो है ज़्यादा है ऑड वाले कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड से। उसकी वजह क्या होती है कि जो इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसमें ज़्यादा इंटरलॉकिंग होती है एटम्स की, वो ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं, जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी हमें देख। तो हमने बेसिकली बिहेवियर्स देखे कि किस तरह के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़े हुए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप मुतल्लिका प्रॉपर्टी से प्रिपेयर करेंगे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है मेजर फैक्टर था। आज हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखेंगे कि उसमें कहाँ कहाँ पर आप जो है इनको देखते हैं। तो एक्सरसाइज के हवाले से बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो 4 है, राइट ऑन द स्ट्रक्चर फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग। आप नॉमेनक्लेचर स्टडी करें तो ये क्वेश्चंस आप देखेंगे, जैसे कि वैलेरिक एसिड कहते हैं पेंटानोइक एसिड को, और प्रोपानोइक एसिड में 3 कार्बन आते हैं। इसी तरह ऑक्सैलिक एसिड आपने अभी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में देखा, बेंजोइक एसिड भी आपने एरोमेटिक सिस्टम में देखा, एसिटिक एनहाइड्राइड आपने चैप्टर नंबर 9 में स्टडी किया हुआ है, और एसिटाइल क्लोराइड भी उसी चैप्टर में आपने देखा है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, राइट ऑन द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय आयोपेक सिस्टम। तो आपने नॉमेनक्लेचर स्टडी करना है, देन आपके पास ये जो फार्मूलाज आ रहे हैं उनके नाम आपने प्रिपेयर करने हैं। इसे हम कहते हैं 1 2 3 प्रोपेन डायोइक एसिड, मेलोनिक एसिड, और ये आपका बनेगा 3 कार्बोक्सिल बेंजोइक एसिड, जिसे आइसोथैलिक एसिड भी कहते हैं। थैलिक एसिड तब बनता है जब दो एडजस्टेंट पर लगे हों कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये है आपका मेथानोइक फॉर्मिक एसिड, और ये है आपके पास इथाइल एसीटेट का ग्रुप। तो इसे इथाइल एसीटेट या इथाइल एथानोइड भी कहते हैं, और इसे हम कहते हैं 2 अमाइनो एथानोइक एसिड। सेकंड पर अमाइनो लगा हुआ है 2 अमाइनो एथानोइक एसिड या अमाइनो एसिटिक एसिड। और ये है आपके पास प्रोपाइल और उसके साथ लगा है मेथानोइट, तो हम इसे प्रोपाइल फॉर्मेट भी कह सकते हैं या एन प्रोपाइल मेथानोइट भी कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 13। अब हमारे पास कुछ प्रीवियस चैप्टर नंबर 12 का एक क्वेश्चन रहता था, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ विड यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वेंस। तो इन कन्वेंस को समझने के लिए और इनकी साइंस को जानने के लिए आपको कुछ ट्रेंड्स को देखना है।
आपने ये ट्रेन कई दफ़ा की है रिएक्शंस के अंदर कि अल्केन जितनी भी कार्बन वाला हो उतनी कार्बन वाले अल्केन से आप अल्कोहल बना सकते हैं अगर आप ऑक्सीडेशन करें, और अगर फिर ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स उतनी ही कार्बन वाला आप हासिल करेंगे, और फर्दर फिर ऑक्सीडेशन करें तो फाइनल आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी उतनी कार्बन के साथ हासिल कर सकते हैं। ये तो ऑक्सीडेशन का पैटर्न है। लेकिन अगर आपने किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से उतनी ही कार्बन वाले एल्डिहाइड या कीटोन में जाना है तो रिडक्शन का अमल आप दोहराएंगे, और अगर एल्डिहाइड या कीटोन से आपने अल्कोहल में जाना है उतनी ही कार्बन के साथ तो आपको फिर रिडक्शन करनी पड़ेगी, और एक दफ़ा और तीसरी दफ़ा रिडक्शन करेंगे तो आप उतनी ही कार्बन वाले अल्केन में अपने कंपाउंड को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस एजेंडा को जहन में रखते हुए आपने इन कन्वेंस को करना है, जो हमारा पिछले चैप्टर से एक पार्ट मिसिंग था। तो अभी आप जो है इनके सॉल्व पार्ट्स देखेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए आपको सिर्फ ट्रेंड समझने हैं, बाकी आप आराम से क्वेश्चन स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो अभी हमने देखा, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वेंस। अब उसमें समझने के लिए आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एल्डिहाइड और कीटोन से आप डायरेक्ट अल्कोहल बना सकते हैं अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन्स हैं दोनों में, यानी सेम नंबर ऑफ कार्बन वाली एल्डिहाइड या कीटोन से आपने अल्कोहल बनाना है तो जस्ट आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन का अमल। अब ये हम यहाँ देख लेते हैं, इसी पेज पर आपको ये मिल भी जाएगा कि आपकी ये देखें जी, प्रोपानल से प्रोपानोल बनाना है, यानी 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड से 3 कार्बन वाली अल्कोहल चाहिए हमें। तो सिंपल चाहिए एल्डिहाइड से अल्कोहल, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि अगर आपको एल्डिहाइड से अल्कोहल चाहिए तो आप सिंपली क्या काम कर सकते हैं कि रिडक्शन का एक प्रोसेस है वो आप फॉलो कर सकते हैं, और रिडक्शन के अमल में आपके पास क्या है कि अगर आपके पास एल्डिहाइड है और आपने उससे अल्कोहल में वापस जाना है तो आप जो है नॉर्मली अगर मैं इस प्रोसेस को यहाँ पर इस तरह से मेंशन करूँ कि लाइक वी हैव दी पॉइंट हेयर, कि हम यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं कि ये जो आपके पास फैक्टर है कि आपने जब एल्डिहाइड से अल्कोहल में जाना है तो आपको ये वाला प्रोसेस इस तरफ लेना है ऊपर की तरफ, और अगर आपको अल्कोहल से जो है कि एल्डिहाइड या कीटोन से वापस आना है तो आप इस एरो को नीचे की तरफ कंसिडर करेंगे। तो ये आप यहाँ देख लीजिएगा, ये करेक्शन कर लीजिएगा कि आपने अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन में जाना है तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। और अगर आपने किसी एल्डिहाइड या कीटोन से वापस अल्कोहल में आना है तो आपको रिडक्शन करनी पड़ेगी। ये एरोस का रिवर्स है तो ये आप देख लीजिएगा। अब हमारा मकसद यहाँ पर क्या चीज़ है कि हमें क्या करना है, हमें बेसिकली जो है यहाँ पर लेकर आना है कि एल्डिहाइड से उतनी कार्बन वाला अल्कोहल चाहिए। तो आपने भी देखा कि एल्डिहाइड से अल्कोहल कब मिलेगी, जब रिडक्शन करेंगे। तो आपने सिंपली रिडक्शन का जो है हाइड्रोजन और निकल प्लैटिनम पैलेडियम डालना है और उतनी कार्बन वाले एल्डिहाइड या कीटोन से आप अल्कोहल हासिल कर सकेंगे। यहाँ तो हमने ये काम किया, ये हमारा प्रोसेस डन हो गया। इसी तरह अगर आप एक और कोई कंडीशन देखें तो अभी इसमें इसी के साथ थर्ड पार्ट में आप कीटोन से अल्कोहल बनाने की कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो इन दोनों क्वेश्चंस में आपने सेम कार्बन नंबर्स देखे हैं, लेकिन इसमें एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है, इसमें कीटोन से अल्कोहल बनाना है, तो इसमें भी रिडक्शन का ही प्रोसेस आप सीधा अडॉप्ट करेंगे और आप मुतल्लिका कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन आती है कि अगर डिफरेंट कार्बन नंबर्स हों तो आपने इन दोनों में से किसी में भी जाना हो देन क्या करेंगे। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर कि अगर आपको एल्डी जैसे कि पार्ट नंबर 1 कि एसीटोन से आपने टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है तो आपने कीटोन से अल्कोहल बनानी है, तो आपके जेहन में सबसे पहली चीज़ ये आनी चाहिए कि यहाँ पे कार्बन नंबर सेम नहीं है, और अगर कार्बन नंबर सेम नहीं है तो आपने कुछ ऐसा करना है जैसे कार्बन नंबर सेम हो। तो आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन से जब भी अल्कोहल बनानी है डिफरेंट कार्बन्स के साथ तो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सहारा लेना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दो काम करेगा, एक तो आपकी मुतल्लिका कार्बन के नंबर को पूरा करेगा और दूसरा आपको अल्कोहल भी बना कर देगा, चाहे वो एल्डिहाइड पर अप्लाई करें चाहे वो कीटोन पर अप्लाई करें। तो ये आप टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ करेंगे। लाइक कीटोन से मुझे अल्कोहल बनानी है और एसीटोन में 3 कार्बन्स हैं जैसे कि देख रहे हैं आप, और हमारे पास ब्यूटाइल में 4 कार्बन होती हैं तो हमने एक कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड यूज़ किया। प्रोसेस वही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट में 4 कार्बन वाला जो है अल्कोहल मिलेगा। दो काम यहाँ पर हुए इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन से, एक तो कार्बन नंबर भी पूरी होगी और अल्कोहल भी हमें अपनी मर्जी की मिल गई। तो ये सिंपल ग्रिग्नार्ड के साथ आपने ये काम किया। उसके लिए आपको जहन में रखना है कि आपने किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन से अगर अल्कोहल बनानी है डिफरेंट कार्बन्स के साथ तो फिर आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं जस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सहारा लेना है। इसी तरह ये सवाल हल हो रहा है, और इसी तरह आप इसमें भी जो
ये वाला पार्ट देख सकते हैं, 5वां पार्ट, जिसमें वो कह रहा है कि एथेनॉल से आप 2 प्रोपानोल बनाएं, यानी एल्डिहाइड से आपने अल्कोहल बनानी है। यहाँ 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, यहाँ 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, तो अगेन गिगनार्ड रिएजेंट को यूज़ करें। ये आपके पास एल्डिहाइड है 2 कार्बन वाला, जिसमें आप एक और जो कार्बन आपको चाहिए, तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक ही कार्बन का इस्तेमाल करेंगे ईथर की मौजूदगी में। फाइनली आपको 3 कार्बन वाला अल्कोहल भी मिल गया और आपके पास कार्बन नंबर भी पूरा हो गया, क्लास भी आपने वही हासिल की जो आप चाहते थे। तीसरी एक और अहम चीज़ है यहाँ पर कि अगर आपको किसी एल्डिहाइड से कीटोन या कीटोन से एल्डिहाइड में जाना है, तो उसके लिए 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉलो करना है और दूसरा आपने ऑक्सीडेशन करनी है। लाइक अगर आप मेथनॉल से एथेनॉल में जा रहे हैं तो आप यहाँ एल्डिहाइड से एल्डिहाइड में जा रहे हैं, और अगर यहाँ आप एथेनॉल से प्रोपानोन में जा रहे हैं तो आप एल्डिहाइड से कीटोन में जा रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि एल्डिहाइड से एल्डिहाइड में जाना है या एल्डिहाइड से कीटोन में जाना है, तो 2 चीज़ें फॉलो करनी है। एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बन नंबर पूरा करना है और फर्दर ऑक्सीडेशन करनी है। लाइक आप मेथनॉल से एथेनॉल में जाएंगे तो आपको क्या करना है कि एथेनॉल में 2 कार्बन है और मेथनॉल में 1 कार्बन है। आप मेथनॉल को यहाँ पे मेंशन करें 1 कार्बन वाले, और उसमें 1 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालें, तो वो आपको 2 कार्बन वाली अल्कोहल दे देगा। उस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें जो आपने भी सीखा, तो आप उतनी कार्बन वाला 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड हासिल कर सकेंगे। इसी तरह आपने अगर कीटोन एथेनॉल से काम किया 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड से, तो उसमें 1 कार्बन और वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करें, तो आपके पास जो मुतल्लिका कंपाउंड आएगा वो 3 कार्बन वाली अल्कोहल होगी, जिसको ऑक्सीडेशन के थ्रू आप कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मेथड है। ये जो 5-6 आपके पार्ट्स कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो 6-7 पार्ट है, ये एडिशन ऑफ वाटर है डायरेक्ट, जो चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ी थी कि इथाइन में आप वाटर डालें तो सीधा एथेनॉल बनता है, या इथीन में एथेनॉल बनाना है आपने, तो इथीन से या इथाइन से भी आप एल्डिहाइड बना सकते हैं जस्ट बाय एडिशन ऑफ वाटर। इसमें भी एडिशन ऑफ वाटर है, लेकिन वाटर की एडिशन से अल्कीन में अल्कोहल बनेगी, जिसको ऑक्सीडेशन के थ्रू आप फर्दर एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये वो कंडीशन है जिसमें आपके पास एथेनॉल से अल्कोहल, यानी अल्कोहल से आपने एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है और सेम कार्बन नंबर है, तो जस्ट आपने रिडक्शन करनी है, तो और कुछ नहीं करना। यहाँ पर एक और कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कि अगर आपने अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन में जाना है और डिफरेंट कार्बन नंबर्स हैं, तो अगेन मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने क्या करना है, आपने ग्रिग्नार्ड रीजन का सहारा लेना है और ऑक्सीडेशन करनी है। तो यही काम यहाँ पर भी करना है और यही काम आपने इस क्वेश्चन में भी करना है कि अब आपने अल्कोहल से कीटोन बनानी है इस पार्ट में, और इस पार्ट में आपने अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है। तो आप अल्कोहल से पहले उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। एल्डिहाइड में 2 कार्बन है, उसमें आपको जितने कार्बन चाहिए, आपको यहाँ पर 4 कार्बन चाहिए, तो आप 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रीजन लेंगे, जो बाद में आपको 4 कार्बन वाला अल्कोहल देगा, जिसकी फर्दर आप ऑक्सीडेशन करेंगे। यानी 3 काम करने पड़े, ऑक्सीडेशन, ग्रिग्नार्ड रीजन, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि आपने अल्कोहल से अगर कीटोन नहीं एल्डिहाइड बनाना है तो ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर अपनी मर्जी का कार्बन नंबर वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे और वो आपके पास फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे। यानी 3 स्टेप्स, ऑक्सीडेशन, ग्रिग्नार्ड और ऑक्सीडेशन से आप ये काम कर सकते हैं। फाइनली लास्ट पार्ट है एथेनॉल से एथेनोइक एसिड, यानी आपने सीधी ऑक्सीडेशन करनी है। एथेनॉल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलेगा और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो दिस इज द पार्ट। इन सारी कन्वेंस को करने के लिए आपको इन बातों को याद रखना है जो आपको साथ साथ मेंशन करके बताई गई हैं। दिस इज ऑल अबाउट। तो आपका चैप्टर नंबर 12 भी खत्म हो गया और 13 का फर्दर जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।